आज आप जानेंगे किस तरह से कतर, जो कि दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है पर कैपिटा इनकम के मामले में, आज जहां हम भारतीयों की इनकम $2,500 प्रति व्यक्ति आय के आसपास है, वहां इसकी $71,500 प्रति व्यक्ति आय है। आज हम इंडिया वाले कहते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हम पड़े हैं 140वें 42वें पायदान के ऊपर। ये हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 5वें पायदान पर। और अगर जीडीपी टोटल मिला ली जाए, जैसे हम बोलते हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे दुनिया की ये 55वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को एक बार भयंकर संकट झेलना पड़ा। संकट क्या था कि अल जजीरा के अंदर, और इनकी एक कतर न्यूज एजेंसी है, उसके अंदर एक खबर छप गई थी 23 मई 2017 में। और उस खबर का मालूमात था, मायना था कि जो यहां के आमिर हैं, जो यहां के शेख तामिर अहमद अल थानी, जो यहां के कतर के अमीर हैं, जो राजा हैं, उन्होंने तारीफ कर दी है। किसकी तारीफ कर दी है? ईरान की। और बुराई कर दी है ट्रंप की। अब आप पूछेंगे ट्रंप ये तो अब जाके राष्ट्रपति बने हैं? नहीं भाई, अब तो ये 47वें नंबर पे राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले बाइडेन, और बाइडेन से पहले भी ट्रंप 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने तारीफ कर दी ईरान के जो प्रमुख हैं उनकी, खमेनेई की, और बुराई कर दी ट्रंप की। अब ये ट्रंप की बुराई कितनी महंगी पड़ी, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे, और बड़ा ही आपको इंटरेस्ट आएगा जियोपॉलिटिक्स की इन सब बातों को सुनने में, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। The June 2017 announcement by Saudi Arabia, Egypt, UAE, Bahrain, Yemen snap ties with the Gulf state. The Emir of Kuwait arrived in Doha on Wednesday. हुआ कुछ यूं, कतर की एक न्यूज एजेंसी है, कतर न्यूज एजेंसी, और उधर की तरफ दूसरा एक न्यूज एजेंसी है कतर की जिसका नाम है अल जजीरा। उनमें यह खबर निकलकर आई कि जो ट्रंप ने ईरान को ना बुलाकर गलती की है ना, वो बहुत बड़ी गलती है। ट्रंप ने ईरान को ना बुलाकर गलती की है। यह क्या मतलब हुआ, ये आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बस ये जो लाइन थी ना कि कतर ने कि ट्रंप ने ईरान को ना बुलाकर गलती की है, या फिर ईरान भी एक रीजनल पावर है, उसे बुलाना चाहिए था, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा उसको आप देखें। तो साथियों, 5 जून 2017 के दिन, तारीखों को जोड़ते चलिएगा, खबर है 23 मई की, छपी अखबार अखबार में या फिर न्यूज चैनल की वेबसाइट पर। और 5 जून 2017 को जीसीसी नाम से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, 6 देशों का समूह जिसमें बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर शामिल हैं, इन्होंने अपने में से कतर को निकालकर बाहर फेंक दिया। मतलब आप यह समझिए कि ट्रंप भले या खमेनेई, यह बताने की कीमत कतर ने कितनी चुकाई कि उसे बिल्कुल वैसे निकालकर दिखा दिया, फेंक दिया, जैसे G8 देशों ने क्रीमिया पर कब्जा करने के चक्कर में रशिया को निकाल दिया था। आज जिसको आप G7 कहते हैं, पहले ये 2014 तक G8 हुआ करता था। ऐसे ही कभी जीसीसी, जो कि 6 देशों से मिलकर बना था, मुस्लिम राष्ट्रों से, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई थे, उनमें से निकाल करके कतर को फेंक दिया गया। कब? 2017 में। कब फेंक दिया गया? तारीखें मैंने आप लोगों को बता दी कि किस प्रकार से सारी कहानियां घटित हुई। तो साहब, तारीख 5 जून के दिन इनको बायकॉट कर दिया गया। अब आप सोचिए, जिसकी तारीफ में मैंने ये कहा हो कि एक देश जिसकी पर कैपिटा इनकम $71,500 प्रति व्यक्ति हो, एक देश जो दुनिया की 27 लाख आबादी मात्र रखता हो। अब ये 27 लाख आबादी कितनी होती है, इसको ऐसे समझो, मैं राजस्थानी हूं, राजस्थान में एक लेक सिटी है, नाम है उसका उदयपुर, वहां पर इससे ज्यादा पॉपुलेशन है। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर, वहां पे 43 लाख पॉपुलेशन है। एक जिले बराबर पॉपुलेशन रखने वाला कतर पर कैपिटा इनकम में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्रति व्यक्ति आय इसकी इतनी जबरदस्त है। खुद इन 27 लाख लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया के 55वें सबसे रिचेस्ट कंट्री हैं। अच्छा, इनका रिचनेस इससे अंदाजा लगा लो कि दुनिया में सबसे महंगे खेल खिलाने वाले, खेलों में से खेल माने जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का इन्होंने होस्टिंग किया हुआ है। यह वो देश है जो कि अपने यहां एक ऐसा न्यूज नेटवर्क चलाता है इन 27 लाख लोगों की बदौलत, जो कि दुनिया के 150 देशों में फैला हुआ है। नाम है उसका अल जजीरा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अल जजीरा सुना होगा, उसकी खबरें सुनी होंगी। आज हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। यह वो देश है, 27 लाख की पॉपुलेशन वाला छोटू सा देश। यह वो देश है जो कि अमेरिका और तालिबान की टेबल पर बिठाकर दोस्ती करवाता है।
मध्यस्थता करवाता है। ये वो देश है जो गाजा में सीज फायर के लिए इजराइल और हमास के बीच टेबल टॉक करवाता है। अब आप इसका मतलब समझकर देखिए, इंटरेस्टिंगली ये वो देश है जिसके अंदर हमास का हेडक्वार्टर ऑफिस बना हुआ है। हमास वही गाजा पट्टी वाला, उसका हेड ऑफिस, ये जो व्यक्ति आप इस्माइल हानिये देख रहे हैं, ये कतर में ही है। इवन इस्माइल हानिये का जो अंतिम संस्कार हुआ है, जो लास्ट रिचुअल्स हुए हैं, वो भी कतर में ही संपन्न हुए हैं। अब आप सोचकर देखिए, इतना सा देश लेकिन इतना पावरफुल देश, और उसकी एक खबर और उसकी एक राय उसे कितना नुकसान पहुंचाई, आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं। आप सोचिए, आईसिस जैसा आतंकी समूह भी अपने लिए हेडक्वार्टर यहां रखता था। तो बड़ी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी को शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कतर का थोड़ा इतिहास और जान लो कि वो इतना पैसा पाया कैसे। असल मायने में कतर के पूरी कहानी में किस तरह से इसको नुकसान हुआ, इसकी सारी कहानी में इसका इतिहास जानना सबसे रोचक है। इतिहास क्या है साथियों? कभी ये एक मतलब छोटा सा तालाब, क्योंकि गल्फ के किनारे स्थित देश है तो समुद्र तो था ही, लेकिन यहां मछुआरे रहते थे। असल मायने में ये पूरा जो गल्फ कंट्रीज का जगह है ना, यहां पर रेगिस्तान था, बगल में समुद्र था, तो यहां पर मछुआरे हैं या फिर गडरिये टाइप के लोग हैं जो कि खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही लोग रहा करते थे। मतलब आप ये सोचकर देखिए कि 100 साल पहले यहां 12,000 वर्ग किलोमीटर में यह जगह फैली थी और यहां पर बसावट के लायक जगह नहीं मानी जाती थी। यहां पर रहने वाले अधिकांश लोग या तो मछुआरे थे जो समुद्र से मोती चुनने का काम करते थे और घूम घूमकर पेट भरा करते थे। मतलब 100 साल पहले यहां कुछ नहीं था। लेकिन 1939 में, मतलब ये वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ है सेकंड, उसका समय है जब कतर के अंदर तेल का पहला भंडार मिलता है, जिसे कतर का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर उधर दुनिया को बर्बाद करने में शुरू हुआ है और कतर के लॉटरी लग जाती है। 1939 में यहां तेल मिलता है और यहां आबादी बढ़ना शुरू होती है। 1950 में यहां 25,000 लोग रहते थे, 1970 में बढ़कर के 1 लाख लोग हो गए और 71 में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कतर में मिल जाता है। मतलब गल्फ कंट्री जो पर्शियन गल्फ है, इस पर्शियन गल्फ में जहां एक और उत्तर में ईरान है, दक्षिण में सऊदी है, बीच में बस ये आइलैंड जैसा पड़ा हुआ जो देश है ये कतर है, और इसमें 1971 में उस समय के ज्ञात भंडारों का सबसे बड़ा भंडार मिल जाता है। अब इस देश की काया पलट तेल से तो होनी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन शुरू हुआ उन देशों का जिनके पास भी तेल निकल आया था। सऊदी के साथ तेल निकल आया, यूएई के साथ निकल आया, बहरीन के साथ, ओमान के साथ, इन सब के पास तेल निकल के आना शुरू हुआ, कुवैत के साथ, ईरान के साथ तेल। अब तेल ही यहां की इकोनॉमी हो चुकी थी। ऐसे में तेल प्राप्त कर चुके कंट्रीज में सबसे बड़ा देश था सऊदी अरब। सऊदी अरब को इन सब का पंच बनना था। अब पंच क्यों बनना था? असल में सऊदी अरब के अंदर ही है मक्का और मदीना, जो कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जैसे होम ऑफ इस्लाम के नाम से जानते हैं। मक्का मदीना का यहां होना सऊदी को एक साइकोलॉजिकल कहिए, रिलीजियस कहिए, ये एडवांटेज देकर चलता है। इसलिए सऊदी की हमेशा मन में यह होती है कि जब भी मुस्लिम वर्ल्ड आपस में बैठे तो सबसे ऊपर मुझे ही रख के बात करें। इसकी शायद यह मनोकामना पूरी भी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसके पास तेल भी है, अर्थात पैसा भी पर्याप्त है, मक्का मदीना भी है, और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो मक्का मदीना अपने जीवन में एक बार जाना चाहते हैं, हज यात्रा करना चाहते हैं, और वो हज यात्रा के चलते ये सब पे वैसे ही साइकोलॉजिकल एडेड एडवांटेज लेकर चलता है। इस मक्का मदीना को रखने वाला सऊदी अरब है। इसी के ही पास एक शहर है जेद्दा, और उस जेद्दा में जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो मुस्लिम 54 राष्ट्र हैं, उनका हेडक्वार्टर भी इसी देश के अंदर स्थित है। और आजकल यहां पर किंग बीमार चल रहे हैं और उनकी जगह प्रिंस जो सऊदी अरेबिया के हैं, प्रिंस सलमान, वही सब कुछ संभाल रहे हैं। अब उन सलमान के द्वारा जिन देशों का नेतृत्व किया जाता है वो प्रमुखता से सुन्नी देश हैं, और सुन्नी जो हैं उनकी शियाओं के साथ एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई चलती है। इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में कतर को लगा कि वो मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। मैंने कहा ना, कई बार बिचौलियों की टाट कुटाई हो जाती है, तो ऐसे में यहां पर भूमिका कतर निभाने शुरू हुआ कि मैं सऊदी को और ईरान को नजदीक ले आऊंगा, क्योंकि ईरान अपने आप को शियाओं का लीडर मानता है और सऊदी अरब अपने आप को सुन्नियों का लीडर मानता है। माना जाता है कि गदीर के ऐलान के बाद पैगंबर मोहम्मद मदीना पहुंचे और कुछ महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उनके वारिस को लेकर मुसलमानों के अंदर 2 धड़े बट गए। एक पक्ष ने माना कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे योग्य शख्स को चुना जाए। इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर
अबू बकर को अपना नेता चुना और पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों को यानी कि सुन्ना पर विश्वास रखने लगे। इसे सुन्नी कहा गया। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही की थी और इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले शियाने अली यानी शिया कहलाए। तो वारिस को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, उससे मुसलमानों के अंदर दो धड़े बन गए। एक धड़ा जो शियाओं का है वो ईरान लीड करने लगा और सुन्नियों का सऊदी अरब लीड करने लगा। ये दोनों देश इस गल्फ में यानी कि जो पर्शियन गल्फ है, इस पर्शियन गल्फ के उत्तर में ईरान और दक्षिण में सऊदी अरब, और दोनों ही तेल के धनी राष्ट्र हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ एक बड़ी एडवांटेज क्या है कि दुनिया में शियाओं की संख्या कम है, सुन्नियों की संख्या ज्यादा है। सुन्नी को मानने वाले जो लोग हैं वो देश भी ज्यादा हैं। ऐसे में सऊदी अरब के आसपास जो बड़ी संख्या में देश हैं, चाहे फिर वो कतर है, चाहे वो कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है, यमन है, इजिप्ट, जॉर्डन है, इन सब में मेजॉरिटी सुन्नी रहते हैं। मतलब आप इस प्रकार से सोचकर चलें कि सुन्नी मुसलमान मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जहां शिया पाए जाते हैं बड़ी संख्या में, उनमें सबसे बड़ा ईरान है, उसके बाद इराक है, थोड़ा बहुत लेबनान के अंदर, थोड़ा बहुत कुवैत के अंदर, थोड़ा बहुत ओमान और यमन के अंदर। परसेंटेज थोड़ी कम है, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन शियाओं की ईरान और इराक में पाई जाती है। ठीक है साहब, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। इस बीच में एक देश है जिसका नाम है कतर। वो चाहता है कि मैं इन दोनों के बीच दोस्ती करा दूं। किस किस के बीच? प्रिंस सलमान और खैमनेई के बीच। खैमनेई ईरान को हेड कर रहे हैं और सुन्नियों को हेड कर रहे हैं इस समय, या फिर कहिए कि सऊदी को हेड कर रहे हैं प्रिंस सलमान। बोले इनके बीच में दोस्ती कराऊंगा। ये दोस्ती कुछ वैसी ही थी कि जैसे मान लो कि चाइना वालों के साथ दोस्ती किसी की करा दी जाए, दोस्ती करानी है साहब। लेकिन इस दोस्ती में अमेरिका की भूमिका को भूल जाना, ये जियोपॉलिटिकल भूल कहलाती है। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि आप बड़े बन गए हैं और अमेरिका को यह पता चल जाए कि आप मुझसे बड़े बन रहे हैं, वो उसे बर्दाश्त नहीं। हां, अमेरिका के कहने पर आप कर रहे हैं तो समझ में आता है। इसी को ही जियोपॉलिटिकली हेजिमोनी कहा जाता है, वर्चस्व। और अमेरिका का सुपर पावर होना उसकी इस वर्चस्व से ही प्रूव होता है। अब वर्चस्व की कहानी की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलती की वो अमेरिका को छेड़ने की। अच्छा, अमेरिका को छेड़ना अलग बात है, ट्रंप को छेड़ना इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। ट्रंप को इन्होंने बुरा कह दिया और खैमनेई को अच्छा कह दिया। अब ये कहानी क्या है, अब वो सुनो। असल में कहानी है 20 तारीख से 20 मई 2017 से। 20 मई 2017 को कुछ ऐसा होता है जो कि अपने आप में इतिहास के लिए यादगार है। और वो कैसे? देखो, जैसे अभी जनवरी 2025 में ट्रंप आने वाले राष्ट्रपति होंगे, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो जनवरी से शासन करेंगे और अगले 4 साल यानी कि फिर नेक्स्ट जो 4 साल बाद जनवरी आएगी तब तक शासन रहेगा। ऐसे ही 2017 में भी ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के जनवरी में। ठीक है साहब, ट्रंप 45वें क्रमांक के राष्ट्रपति बने थे। उनसे पहले ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। ओबामा डेमोक्रेट्स के लीडर थे, ट्रंप रिपब्लिकन्स के लीडर थे। ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं। मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब आर या पार की बात करने वाले। बोलना है कि व्हाइट्स का फेवर करना है तो करना है, मुसलमानों का विरोध करना है तो करना है। ये वो आदमी है, मतलब एकदम राइट विंग आदमी की बीच का रास्ता नहीं है, एक्सट्रीम्स में ही खेलना है। ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो लोगों में एक डर था कि अमेरिका पता नहीं किसका क्या बिगाड़ेगा। जीसीसी के अंदर जो ये सुन्नी राष्ट्र है ना, ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं। अमेरिका ने कहा कि कल तुम्हारा तेल निकालना बंद कर दूंगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल बहुत है और उस ऑयल को निकालने में इन वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में अगर ये मना कर दे कि नहीं तुम्हारा तेल कल से निकालवाना बंद कर देंगे, तो खेल खत्म है उन लोगों का। तेल लेना बंद कर देंगे, मार्केट बंद कर देंगे, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। कभी इस पर भी चलेंगे कि ओपेक क्राइसिस क्या है, G20 कैसे बना, सब बातें होंगी। लेकिन अभी के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय हुआ। ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के नाम पर गल्फ कंट्रीज की ही यात्रा की। गल्फ कंट्रीज में वो पहुंचते हैं सऊदी अरब 2017 में। रियाद समिट के नाम से एक समिट बुलाई जाती है। सऊदी अरब के अंदर उनका वेलकम होता है। ट्रंप की पहली यात्रा, मतलब जनवरी में बना है कोई राष्ट्रपति और वो पहली विदेश यात्रा करने आते हैं। तारीख है 20 मई 2017 और कहां पहुंचते हैं? गल्फ कंट्रीज के पास। और गल्फ कंट्रीज में भी सऊदी अरब आते हैं। यहां आते हैं और यहां कहते हैं कि जाओ भाई, सभी की सभी मुस्लिम राष्ट्रों को बुलावा भेजो, मैं सबकी मीटिंग लेना चाहता हूं और मीटिंग लेकर उनसे कहना चाहता हूं कि देखो, आतंक फैलाना बंद करो। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा डिक्लेरेशन था कि मुस्लिमों से कहा जा रहा था कि तुम ही आतंक फैलाते हो, आतंक को अपने यहां से निकाल दो।
इसके लिए रियाद समिट होती है। सऊदी अरब इन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करता है और यह समिट आयोजित की जाती है 2017 के अंदर सऊदी अरब के अंदर। बढ़िया मीटिंग होती है साहब। 20 मई के दिन बकायदा ट्रंप का वार्म वेलकम होता है। सऊदी अरेबिया एकदम पलक पांव बिछाकर इनका स्वागत करता है। 20-21 मई के दिन यह सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग संपन्न होती है। इस मीटिंग के अंदर तमाम ओआईसी कंट्रीज को बुलाया जाता है, मुस्लिम राष्ट्रों को बुलाया जाता है। 2 कंट्री हैं जिनको यहां पर इनवाइट नहीं किया जाता। उनमें से एक है ईरान, एक है सीरिया, और टर्की इसका बायकॉट कर देता है कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी ये खुजली मची है कि सऊदी अरब मुस्लिमों का लीडर कैसे हो सकता है। तो टर्की हमेशा जो पाकिस्तान को पुचकारता है ना, उसके पीछे लॉजिक इतना ही, मुझे भी कोई नेता मान लो, कभी ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर मैं लीडर हुआ करता था, तो पुराने दिनों में चल रहा है वो, तो उसका बायकॉट करना था, कोई बात नहीं। इधर इन्होंने इंटेंशनली ईरान को नहीं बुलाया और सीरिया को नहीं बुलाया, और इन दोनों को ना बुलाकर इन्होंने यहां से पैगाम दिया। और पैगाम क्या दिया साहब? इस रियाद समिट के अंदर ये पैगाम देते हैं कि मुस्लिमों, आप अपने यहां से 54 कंट्रीज को यहां पर बुलाया जाता है, और इसको बुलाकर के यहां पर ये अपने स्तर पर पैगाम देते हैं कि आप अपने यहां से टेररिज्म को तो बाहर निकाल दो। नंबर दूसरा, हमास को यहां से ये बुरी तरह से कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। हमास, अब इसको समझना, देखो हमास इजराइल के दक्षिण में वेस्ट, वो जो गाजा पट्टी है वहां पर सक्रिय है। गाजा पट्टी में हमास का ही आतंक था, हाल ही में इजराइल पर जो हमला हुआ था। इन्होंने अपनी तरफ से हमास का विरोध कर दिया। अब इसको ऐसे समझिए कि साफ साफ आप 54 देशों के बीच बैठे हो और उनसे कह रहे हो कि तुम लोग हमास का समर्थन नहीं करोगे। और देख लो अभी भी जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें कोई देश निकलकर ऐसा नहीं आया जो सामने आकर हमास के समर्थन में खड़ा हुआ हो। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाला कोई राष्ट्र बाहर निकलकर नहीं आया। खैर, और ईरानियन गवर्नमेंट से कहा कि वो चूंकि हमास का समर्थन करता है, दूसरा सीरिया के अंदर बशर अल असद जो राष्ट्रपति हैं उनका समर्थन करता है, इसलिए उनके साथ भी रिश्ते तोड़ दो, उनकी बुराई कर दी साहब इसने यहां पे आगे। ट्रंप का यही वचन ही शासन है। मतलब जब ट्रंप सत्ता में रहेंगे तो आपको यही मानकर चलना है कि हमास को बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करना है, ईरान का साथ नहीं दे रहा है, बशर अल असद का साथ नहीं देना है। ये यहां आए, पैगाम दिए और चले गए। टेररिज्म को सब लोग निकाल के फेंक दो, सबको यहां पे पैगाम दे दिया। घटना को तारीखों में देखते चलना, 20 मई की घटना है ये। 23 मई के दिन कतर सुर्खी बनता है। क्या सुर्खी बनता है साहब? कतर के अंदर 23 मई को एक कंट्रोवर्सी होना शुरू होती है, और वो कंट्रोवर्सी है जिसमें कतर के आमिर का एक बयान है, और वो ये है कि कतर न्यूज एजेंसी की वेबसाइट पर लिखा जाता है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी खराब है और ईरान अच्छा है। यानी ईरान एक रीजनल पावर है। नंबर दूसरा, उसे भी इस रियाद समिट में बुलाना चाहिए था। यह बयान कतर के आमिर के नाम पर शेयर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि वो किसी सेना के कार्यक्रम में गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी राय रखी और उस राय में उन्होंने यह कहा कि ट्रंप ने यह काम गलत किया। यह बात इनकी एक न्यूज एजेंसी कतर की, उसमें छपती है 23 मई को। मतलब 2 ही दिन बीते हैं, न्यूज एजेंसी की वेबसाइट पर यह चीज फ्लैश करने लगती है। कतर न्यूज एजेंसी की वेबसाइट पर जैसे ही फ्लैश करती है तो अल जजीरा पे आ जाती है, क्योंकि कतर न्यूज एजेंसी से न्यूज उठा ली अल जजीरा ने। जैसे इंडिया के अंदर ANI है, इस पर प्राइवेट है भले ही, लेकिन उसकी न्यूज सारे न्यूज चैनल चलाने लगते हैं। ऐसे ही अल जजीरा को सब जानते हैं, QNI को कोई नहीं जानता। तो अल जजीरा ने इस न्यूज को फ्लैश कर दिया सब जगह कि हमारे आमिर ने ऐसा कहा है। आपने एक प्रकार से ट्रंप की उंगली कर दी है। मतलब आपने, अभी ट्रंप गए ही हैं और जाते ही आपका बयान, आप समझ रहे हैं, ट्रंप की सत्ता को चैलेंज है, और आपने जैसे ही यह किया, भाई खलबली मच गई सभी देशों के अंदर। और खलबली कैसे मची, इसके पीछे की कहानी समझो। अब क्या हुआ, होता क्या है कि जो यहां के आमिर हैं, कौन से, कतर के जो यहां के राजा हैं उनको अमीर कहते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले, यानी ट्रंप के आने से पहले, ओबामा के शासन में, ओबामा के कहने पर ही हमास का हेड ऑफिस अपने यहां पर बनाया था। अब इस बात को और समझिएगा साहब, यह भी एक बड़ी स्टोरी है, देखिए ध्यान से समझिए। ओबामा ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इजराइल का हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल रहा है। हमास को बातचीत के लिए टेबल पर कहां बिठाया जाए। भाई कल को अगर आपको, जैसे अभी वो अपहरण करके लेकर चले गए इजराइल के कुछ लोगों को, उनसे अब बातचीत करनी है, नेगोशिएट करना है, तो कहां करोगे? उनका कोई ऑफिस तो होना चाहिए जहां बैठकर बातचीत कर सको। तो बैठकर बातचीत करने की जो जगह है, इसके लिए ओबामा ने सलाह दी कि तुम हमास के लिए एक ऑफिस अपने यहां बनाकर रखो, ताकि हमास के लीडर से बातचीत की जा सके।
ये ओबामा की सलाह थी जो कतर ने मान ली थी। बस यही सलाह बहुत भारी पड़ गई। किसको भारी पड़ गई? कतर को। कतर को लगने लगा कि मेरी बात सुनी जा रही है, दैट मींस अमेरिका की नजर में मैं एक कदम ऊपर हूं, और मैं अगर अमेरिका की नजर में एक कदम ऊपर हूं तो मुझे थोड़ा एक कदम और चल लेना चाहिए, तो मैंने पंचायती कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, ट्रंप इस बात को बिल्कुल पसंद पहले भी नहीं करते थे। उनका कहना था कि आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना कतर में ना कतर के बाहर, बोले कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो पहले से ही अपने प्रचार में कहते आए थे कि आईसिस का मुख्यालय होना, कतर का हमास का मुख्यालय होना गलत है। ठीक है साहब, ऐसे में ट्रंप का ओबामा से खूब मतलब वाक युद्ध रहा, तभी जाकर ट्रंप चुनाव जीत कर आए थे 2017 में। 2017 में इनका राष्ट्रपति बनना एक प्रकार से ओबामा की नीतियों का फेल होना ही था कि ट्रंप चुनाव जीते थे। अब ट्रंप का चुनाव जीतना, इसका मतलब ट्रंप जब इन आमिर से बात करेंगे तो इन बातों में उनके सामने सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि आतंक को बाहर निकाल के फेंक दो। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ यह है कि आमिर महोदय, आपने जिस तरह से अपने यहां पर हमास का मुख्यालय बना रखा है, अमीर साहब उसे बाहर निकालो। इन्होंने तो लाइन ही बोल दी थी कि आतंक को फेंक दो। अब इस लाइन को यह मानने की जगह ज्ञान दे दिए, यह ज्ञान दे दिए। ज्ञान के पीछे लॉजिक क्या था? बाइडेन, क्योंकि बाइडेन असल में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने इनको कह रखा था कि नहीं, अगर अमेरिकी नीतियों के साथ चलना है। देखो क्या था ना, पहले अमेरिका की लगभग हर सरकार एक जैसी नीति रखती थी। ट्रंप का जो एरा रहा, मतलब ओबामा के बाद का जो कालखंड रहा है ना, उस कालखंड को आप ऐसे मानकर चलो कि दुनिया बहुत परेशान हुई है। ईरान के साथ भी कभी अमेरिका ने मित्रता कर ली थी और उसको जेसीपीओए कहा गया था। उससे कहा गया था कि आपको हम लोग अपनी तरफ से न्यूक्लियर वो देंगे, नॉलेज देंगे, आप अपने यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना, तमाम बातें उस बेचारे को कही गई थी। लेकिन ट्रंप आए, सब पलट दिया और उसके ऊपर काटसा नामक बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। अब क्या होता है कि ये जो अमीर है ना, इन अमीर को यही विश्वास था कि अमेरिका अपनी नीतियों के साथ बनकर रहेगा। ट्रंप का गुस्सा नहीं पता था कि ट्रंप किसने सन की आदमी है। ये बेचारे रह गए इस बात में। इनका आदेश हुआ, सारे के सारे गल्फ कंट्री कतर को खुद से अलग करने में जुट गए। हालत यह हो गई कि यह समझा जाए कि बस ये जमीन से काट कर नहीं फेंका, बाकी सभी हो गया। क्या हो गया भाई साहब? खबर देखें आप, 5 जून की, मात्र 13 दिन हुए। 23 मई को खबर छपी है। 13 दिन के अंदर 13वें दिन सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, इन सब ने कतर से कहा कि मित्र, तुमसे माफी चाहते हैं। तुमने जो खबर चलाई थी, तुम्हारे न्यूज में खबर आई थी, हमें तो नहीं पता भाई, न्यूज़पेपर ही सोर्स होते हैं। उस खबर की वजह से हम इतने दुखी हैं, ट्रंप का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, हम तुमसे दोस्ती तोड़ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 5 जून को एक आदेश जारी करते हैं सारे देश मिलकर और कहते हैं कि हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स तुम्हारे देश में हैं वो 48 घंटे में हमारे देश में पहुंच जाएं, और तुम्हारे जितने डिप्लोमेट हमारे देश में हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। 48 घंटे के भीतर भीतर कतर को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। हद यह कि कतर से उड़ने वाली जो फ्लाइट्स थी उनको इन देशों में उतरने से मना कर दिया गया कि ना तो तुम सऊदी में उतरोगे, ना बहरीन में उतरोगे, ना कहीं उतरोगे, तुम उतरोगे ही नहीं। और अगर तुम्हें दूसरे देश की यात्रा करनी है तो हमारे एयर स्पेस को भी यूज नहीं करोगे, तुम्हें अपनी तरफ से रास्ता लेकर उड़ना है, जहां से उड़ो उतरो, हमारे ऊपर से नहीं निकलोगे। हद क्या हुई? इनको पूरी तरह से रास्ते से, हवाई तरीके से और समुंदर से कट कर दिया। मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट, इन्होंने पूरी तरह से कतर को आइसोलेट करके पटक दिया कि हम तुमसे बातचीत नहीं रखेंगे। जानकर आश्चर्य होगा कि इनके इतने से आदेश से कुछ ही घंटों के भीतर भीतर इनके नुकसान का आकलन शुरू होने लगा, तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंचने लगा। मतलब कतर एयरवेज हो या मार्केट एक्सेस हो, पूरी तरह से डिसरप्शन आ गया। मतलब कतर की फ्लाइट्स जो तैयार थी जाने के लिए, उस सूचना के बाद से फ्लाइट से लोगों को उतारना पड़ा, लोग जा ही नहीं पाएंगे। कतर का जो माल जा सकता था इन मार्केट में नहीं जाएगा, इधर से उधर नहीं आएगा, एकदम छिन्न भिन्न करके फेंक दिया। कतर ने सोचा भी नहीं था कि एक खबर इतनी भयानक तरीके से अपने ही देशों के द्वारा, जिन्होंने जीसीसी बनाया हुआ है 6 देशों ने, उन्होंने इसे निकाल दिया और यह बेचारा अकेला बस पर्शियन गल्फ में तैरने लग गया। कतर को फिर अल्टीमेटम दिया जाता है, और अल्टीमेटम दिया जाता है 23 जून को, और वो अल्टीमेटम होता है कि तुम अगले 10 दिन में हमारी 13 मांगे पूरी करो।
अदरवाइज हम और सख्त एक्शन तुम्हारे ऊपर लेंगे। ये कौन धमकी दे रहा है? सऊदी अरब। मैं उन लोगों को ये सेशन ज्यादा दिखाना चाहूंगा जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। देखो, इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है और उसका नाम है पैसा। अमेरिका के पास उसका सारा भंडार है। उसके कहे हुए इशारों पर सोचो, सऊदी अरब कतर के खिलाफ इतना बुरी तरह भड़का कि उसने इसे केवल एक लाइन बोली कि 10 दिन का समय दे रहा हूं, मेरी 13 डिमांड हैं, उन्हें पूरी करो, नहीं तो जो यहां से आगे होगा उसका तुम अंजाम भी नहीं जानते। 13 डिमांड में सबसे ऊपर जो डिमांड थी ना, जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में देखा और जांचा गया, वो डिमांड थी कि अल जजीरा को दुनिया भर में बंद कर दो। अल जजीरा अंतरराष्ट्रीय अखबार, यह सूचना फैलाने का कतर का सरकारी मीडिया, बोले इसे प्रॉपर तरीके से बंद कर। 2017 चल रहा है ये, और तुम्हारे द्वारा जो फंडिंग दी जाती है कुछ न्यूज चैनल्स को, जिनमें से इंक्लूड है अरब 121, अरबी अल जायद, मखमलीन और मिडिल ईस्ट आई। अब ये जरूर नाम सुनिएगा, मिडिल ईस्ट आई का। बोले इन तीनों सारे के सारे न्यूज चैनल्स को बंद कर दो। पहला तो तुम्हारा न्यूज चैनल सिस्टम बंद करो। इसके अलावा आतंकी जो तुम्हारे यहां हेड ऑफिसेज हैं उनको बंद कर दो। बहुत सारे टेररिज्म को बंद करने के लिए उन टेररिस्ट को फंडिंग देना बंद कर दो। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बंद कर दो। तमाम चीजें हमारे मार्केट में, तुम्हारी जो चीजें हैं तुम्हारे मार्केट में, जो हमारी बहुत सारी मांगे रख दी। सबसे ऊपर मांग अल जजीरा थी, क्योंकि सूचना हमने अल जजीरा के अराउंड ही आपको सुनाई है, इसलिए। अब आप सोचकर देखिए, उसने इतना पैसा लगा के अल जजीरा खड़ा किया और उसको बंद करने की बात बोल दी गई। कतर ने कहा कि सर मैं आपकी इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। यह खबर निकल कर आती है जुलाई में कि सर 10 दिन का मोहलत भले ही आपने दिया हो। 10 दिन बाद कतर बोलता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, बहुत सी चीजें हैं, आपकी मांगे मानूं, इससे अच्छा है मैं ट्रंप के सामने जाकर ही स्वीकार कर लूं कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अब भाई साहब यहां से उड़ करके कतर के जो मतलब फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं वो जाते हैं अमेरिका के पास और जाकर फिर सफाई पेश करते हैं और कहते हैं सर हमने कोई बयान दिया ही नहीं। तो बोले फिर बाहर कैसे आया? बोले सर हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। बोले किसने हैक कर दी थी? बोले सर हमारा आरोप है कि यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने हमारी वेबसाइट हैक की थी और उस हैकिंग से उन्होंने हमारे खिलाफ ये दुनिया में माहौल बना दिया। वो हमारे अल जजीरा से, हमारे न्यूज चैनल से, हमारी नेटवर्किंग से और हमारी बढ़ती मध्यस्थता की भूमिका से चिढ़ा हुआ है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप थे। बोले तेरे ख्याल में भी अगर ये आया, मतलब तेरी वेबसाइट हैक होकर के भी ईरान की तारीफ आई, तो भाई चलेगी नहीं। असल में ट्रंप को गुस्सा इस बात से नहीं था, गुस्सा इस बात से था कि तुमने ओबामा के कहने पर हमास को अपने यहां बिठाया हुआ है। हैक हो या ना हो, वो तो तुम्हारे पास ही बैठा है ना, मतलब जो हमास है उसका तो मुख्यालय तुम्हारे ही पास है ना। ऐसे में मैं यही चाहूंगा कि तुम यहां ना टिको। वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपती है कि यूएई ने किया था यह सारा काम साहब, उसी ने पूरी तरह से मामला छापा था। यूएई से पूछा गया कि भाई क्या तुमने हैक किया था? बोले सर हमने तो कोई हैकिंग करी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो कि हमने ऐसा कुछ किया हो। मतलब आपस में ही सब लड़ा झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एंड में सबके एक ही चीज चल रही है कि ट्रंप चाहता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इजराइल और इस गाजा पट्टी के वॉर का असली डिसीजन तब होगा जब 20 जनवरी को ट्रंप सीट पर बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा उसकी आप कल्पना करके देखें कि एक देश जिसने हमास का हेडक्वार्टर अपने यहां बना रखा था बाइडेन प्रशासन में, वो ट्रंप आने के बाद क्या हालात मचाएंगे। सोचिए, उन्होंने मना कर दिया, कतर वालों ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी जीतते ही कतर की तरफ से सूचना आ गई थी कि अब हम इजराइल और गाजा पट्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए ट्रंप का टेरर क्या है। अच्छा साहब, ट्रंप ने साफ साफ कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी बातचीत करा देता हूं गल्फ कंट्रीज से जिन्होंने तुम्हारा बायकॉट किया है। बोला जहां पना कुछ तो करो, मामला बहुत बिगड़ गया है। ठीक है साहब, आमिर जाकर इनसे मिलते हैं। आमिर की मुलाकात 2019 में साहब जब होती है तो इनसे कहा जाता है कि ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारे साथ सब चीजें हो जाएंगी। सऊदी अरब कहता है कि सर मैं भी ट्राई करता हूं कि इसके ऊपर से कुछ पाबंदियां घटाएंगे। इस बीच में साहब एक कांड और हो जाता है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। साथियों, अमेरिका के अंदर एक उद्योगपति हैं, नाम है जिनका जेफ बेजोस, जो चलाते हैं अमेजॉन। अमेजॉन के जो मालिक हैं उन्हीं का एक अखबार है, उसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट और इस मिडिल ईस्ट आई के अंदर, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, मिडिल ईस्ट आई के अंदर एक पत्रकार था जो सऊदी अरब के खिलाफ नफरत लिखा करता था। उसका नाम था जमाल खशोगी। 2017 में जब ट्रंप के समर्थन में इन जीसीसी कंट्रीज ने
बाहर निकालकर फेंक दिया था ना कतर को, तो सऊदी अरब ने भी कहा कि भाई के समर्थन में जब हमने यह काम कर दिया है तो कुछ काम खुद के भी निपटा लेते हैं। ऐसे में उन्होंने जमाल खशोगी को मार डाला। जमाल खशोगी जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखता था, मिडिल ईस्ट आई के लिए लिखता था, अमेरिकी नागरिक बन चुका था, पूर्व में सऊदी अरेबिया का नागरिक हुआ करता था। सऊदी अरब ने खुद के खिलाफ लिखने पर, मतलब पत्रकारिता का ट्रंप के दौर में बहुत ही खतरनाक दौर था, ऐसे में साहब उसको मार गिराया। अब इस घटना को याद रखना, बस क्यों याद रखना, क्योंकि यह वो घटना है जिसके बाद में सऊदी का और अमेरिका का रिश्ता खराब होने वाला है। कहानी में आगे चलते हैं साहब। अब क्या होता है साहब, कतर की तमाम कोशिशें और अमेरिका की कोशिशों के बाद ट्रंप ने कोरोना काल में इन लोगों की एक ऑनलाइन बैठक बुलवा दी कि लो आओ भाई, सभी लोग जूम मीटिंग पे आ जाओ, बातचीत करते हैं। जूम मीटिंग पे इनकी बात करवा दी, यानी पहले बिगाड़ा और फिर सुधार दिया। अब लेकिन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति तो 4 साल ही रहते हैं, 4 साल में सत्ता बदलनी है, नहीं तो रिपीट होना है। ट्रंप सरकार हार जाती है और बाइडेन का आना तय हो जाता है। बाइडेन का आना तय होता है, यही सरदर्द बन जाता है सऊदी के प्रिंस के लिए। क्यों? क्योंकि बाइडेन के जो पूर्वज थे इसी पार्टी डेमोक्रेटिक के नेता ओबामा, उन्हीं ओबामा का तो किया धरा था सारा की सारा मामला। कौन सा मामला? ओबामा ने ही तो कहा था कि बेटा हमास का मुख्यालय कतर में बना के चलो। अब यह चिंता बढ़ने लगी कि यार मैंने तो ट्रंप के समर्थन में खशोगी मार दिया, और जब खशोगी मार दिया इधर से बाइडेन के खिलाफ, जो बाइडेन है वो अपने चुनाव प्रचारों में चिल्ला चिल्ला कर एक ही लाइन बोल रहे थे कि मैं खशोगी को मारने वालों का, और जब इनकी जांच एजेंसीज ने कह दिया है कि साहब मारा ही सऊदी अरब ने है, तो मैं सऊदी अरब के ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा, जांच बिठाऊंगा, मैं सारी की सारी मदद रोक दूंगा। यानी जिस तरह से ट्रंप सऊदी के बहुत नजदीक चले गए थे, बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचारों में चिल्ला चिल्ला कर, वैसे ही जैसे कतर के खिलाफ ट्रंप ने कहा था कभी चुनाव प्रचारों में कि हमास को बाहर निकाल फेंको, ऐसे ही बाइडेन ने सऊदी के खिलाफ खूब बयानबाजी की। Yes, and I said it at the time. Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell. साहब ये चुनाव जीत करके अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनते हैं। इनका राष्ट्रपति जैसे ही बनना तय हुआ, कतर क्राइसिस भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। यानी ट्रंप का काल और ट्रंप का काल असल में कतर का काल बनकर आया था। इनका जैसे जीतना तय हुआ, कतर के साथ सऊदी अरेबिया और आसपास के देश फिर से अपनी डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करने लग गए। लोगों ने तो यह तक कहा कि सऊदी ने इसे गिफ्ट फॉर बाइडेन के रूप में दिया है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि मैं कतर क्राइसिस को मिटाना चाहता हूं और मैं इसको फिर से मित्रता के लिए लेकर आना चाहता हूं। आप सोचिए, मैंने सबसे ऊपर आपको एक लाइन बोली थी, इस दुनिया में केवल एक ही धर्म चल रहा है, उसका नाम है रोकड़ा। और उस रोकड़े के लालच में जो सऊदी अरेबिया निकालकर दूध में मक्खी की तरह कतर को फेंक दिया था, वो कतर के साथ फिर से मित्रता कर लेता है। और बाद में कतर के जो आमिर हैं वो पहुंचते हैं सऊदी अरब और आकर के साहब फिर गले मिलते हैं। मजा आ गया साहब, बहुत अच्छा किया, ट्रंप के कहने से आपने ये किया और बाइडेन के आने पर आपने ये सब किया। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब बाइडेन जा चुके हैं और ट्रंप फिर आ रहे हैं। तेरा क्या होगा कतर, तेरा क्या होगा अल जजीरा, तेरा क्या होगा हमास, अब यह जानना सबके लिए भविष्य का विषय।